नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जब भी हम एंटीमोनियम क्रूडम या जिसे हम एंटिम क्रूड भी कहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ शारीरिक लक्षणों को रटने पर जाता है, जैसे कि जीभ पर वो सफ़ेद परत। लेकिन आज हम रट्टा नहीं मारेंगे। आज हम इस दवा के पीछे छिपी एक बहुत ही गहरी और हैरान कर देने वाली मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल को डिकोड करेंगे। एक ऐसी प्रोफाइल जो भावनाओं, अपेक्षाओं और बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में जीने की जिद से बनी है। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई इंसान चांदनी रात से बाहर निकलकर दिन की असलियत का सामना करने से ही साफ इनकार कर दे। सुनने में किसी कविता की लाइन लगती है ना, लेकिन नहीं। ये सवाल इस पूरी पर्सनालिटी के सबसे बड़े रहस्य को खोलता है। हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकलिटी या व्यावहारिक दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। उसे दिन की चिलचिलाती धूप या उजाला नहीं, बल्कि अपनी कल्पनाओं की ठंडी चांदनी चाहिए। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये अजीबोगरीब मानसिक स्थिति शुरू कहां से होती है। ओके, तो चलिए इस क्रोनोलॉजिकल स्टडी की शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द ओरिजिन द टच मी नॉट चाइल्ड। देखिए, बचपन में ही एंटिम क्रूड का बच्चा काफ़ी अलग और बेहद चिड़चिड़ा होता है। मतलब अगर कोई इस बच्चे की तरफ सिर्फ देख ले या उसे छूने की कोशिश भी करे तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। पानी या ठंडे पानी से नहाने से उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। शारीरिक रूप से देखें तो उसकी जीभ पर एक मोटी क्रैक वाली सफ़ेद परत साफ नजर आती है। और खानपान, उसमें भी बड़े अजीब नखरे होते हैं। इन्हें खट्टी चीज़ें जैसे अचार की बहुत ही तीव्र लालसा होती है, लेकिन रोटी से इन्हें सख्त नफरत होती है। ये सारी बातें गहरे अलगाव और एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी की तरफ इशारा करती हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये स्थिति बनती कैसे है। हमारे सोर्स में एक बहुत ही सटीक और दिलचस्प क्लिनिकल केस का जिक्र है। होता क्या है कि एक माँ ने बरसों बाद बच्चा होने पर उसे एक बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव माहौल में रखा। मतलब किसी को बच्चे को छूने तक नहीं दिया, सिर्फ इस डर से कि कहीं उसे नजर ना लग जाए या कोई नुकसान ना पहुंच जाए। अब इस अति सुरक्षा ने क्या किया, इसने बच्चे को समाज से बिल्कुल काट दिया। नतीजतन बच्चा एक हाइपर सस्पिशियस यानी अत्यधिक शक्की स्थिति में चला गया। उसे लगने लगा कि जो भी उसे छुएगा वो उसे नुकसान ही पहुंचाएगा। और हैरानी की बात तो ये है कि ये मानसिक तनाव शारीरिक रूप से भी दिखने लगा, जब वो बच्चा दूध पीते ही बिल्कुल दही जैसी उल्टियां करने लगा। यही शुरुआती अलगाव बच्चे को इतना अकेला कर देता है कि वो अपनी ही एक अलग दुनिया बना लेता है। वो दूसरों के साथ खेलने के बजाय खुद में ही इतना ज्यादा मग्न हो जाता है कि खाना खाना या टॉयलेट जाना जैसी बिल्कुल बेसिक शारीरिक जरूरतें भी भूल जाता है। ध्यान दीजिए, ये कोई आम बच्चों वाला खेल नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया से और इंटरैक्शन से बचने का एक पूरा का पूरा तरीका है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जहां हम देखेंगे कि यह बचपन का अलगाव वयस्कता में कैसे बदलता है। एडल्टहुड, डेलाइट वर्सेस मूनलाइट। और ये स्लाइड इस बात को बड़ी खूबसूरती से दर्शाती है। यहाँ ये पर्सनैलिटी दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया के बीच फंसी हुई नजर आती है। एक तरफ है डेलाइट यानी दिन का उजाला, जो हमारी बुद्धिमत्ता, सच्चाई, तथ्य, काम और प्रैक्टिकल जिम्मेदारियों को दर्शाता है। लेकिन एंटिम क्रूड का मरीज इस प्रैक्टिकल दुनिया को सिरे से नकार देता है। उसे चाहिए मूनलाइट यानी चांदनी, जहां सिर्फ भावनाएं हैं, फैंटेसी है, पुरानी यादें हैं और पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों जैसा एक अवास्तविक रोमांस है। इस सपनों की दुनिया से बाहर आना उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा चांद को आसमान से उतार कर अपने पास लाने की जिद करता है ना, चंदारे चंदारे, बिल्कुल वैसे ही ये पर्सनालिटी भी असंभव चीज़ों की मांग करती है। देखिए, हम सब चांदनी रात का मजा कुछ देर के लिए लेते हैं और फिर अगले दिन अपने काम पर लौट आते हैं, लेकिन ये व्यक्ति स्थायी रूप से उसी चांदनी में रहना चाहता है। वो अवास्तविक दुनिया को अपनी हकीकत बनाने की एक ऐसी जिद पकड़ लेता है जिससे पूरा करना लिटरली किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो असली रिश्तों पर इस मूनलाइट माइंडसेट का क्या असर होता है, चलिए देखते हैं भाग 3 में, सर्चिंग फॉर आइडियल लव, द डिमांड्स ऑफ द मूनलाइट। मेडिकल भाषा में इस स्थिति को ऑब्जेक्टिवली एक्सॉल्टेड लव या एक्साल्टेड लव का नाम दिया गया है। और ये कोई आम प्यार या रोमांस बिल्कुल नहीं है। ये प्यार का एक ऐसा अत्यधिक बचकाना और मांग करने वाला रूप है जो पूरी तरह से अनरियलिस्टिक है। और इसीलिए इसे सिर्फ एक पर्सनैलिटी की खूबी नहीं, बल्कि एक सिक पैथोलॉजी यानी एक बीमारी की श्रेणी में रखा गया है। इंसान यहाँ प्यार नहीं मांग रहा, बल्कि एक ऐसा परफेक्शन मांग रहा है जो इंसानियत के दायरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये लोग प्यार की जो प्रैक्टिकल केयर होती है उसे पूरी तरह से नकार देते हैं। सोर्स में एक बुजुर्ग विधुर की एक बहुत ही मार्मिक कहानी दी गई है। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उनके बेटे और बहू उनकी हर जरूरत का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। समय पर गर्म खाना, दवा, कपड़े, सब कुछ। लेकिन उस बुजुर्ग को ये सब सेवा लगती ही नहीं थी। उनका कहना था, वो बात नहीं है,
मेरी पत्नी मेरे बिना कुछ कही सब समझ जाती थी। यहाँ प्रैक्टिकल देखभाल को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें बिना बोले समझ जाने वाला वो आइडियल लेकिन अवास्तविक बॉन्ड चाहिए। और हाँ, ऐसा सिर्फ पुरुषों के साथ नहीं होता। हमारे सोर्स में एक 60 वर्षीय महिला का भी एक किस्सा है। जरा सोचिए, उस महिला ने एक व्यक्ति से सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि वो अपनी जवानी में किसी रोमांटिक फिल्म स्टार जैसे शशि कपूर जैसा दिखता था। अब 60 साल की उम्र में भी वो महिला अपने पति से रोजाना गजरा लाने की बचकानी उम्मीद रखती थी। उम्र चाहे जो भी हो या परिस्थितियां कैसी भी हों, पार्टनर पर उम्मीदों का ये बचकाना और अत्यधिक बोझ हमेशा बना रहता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। इन असंभव अपेक्षाओं को करीब से देखते हैं। इस मानसिकता द्वारा गढ़े गए आदर्श महिला और आदर्श पुरुष की ये सूचियां पूरी तरह से विरोधाभासी हैं। एक तरफ ऐसी महिला जो मेकअप ना करे लेकिन बेहद खूबसूरत हो, जो कभी शॉपिंग ना जाए और खुशी खुशी पति को दोस्तों के साथ पार्टी करने दे। और दूसरी तरफ एक आदर्श पुरुष जो गीले तौलिए को हमेशा एकदम परफेक्टली सुखाए, जिसे आलू के सटीक मार्केट प्राइस पता हो और जो अपनी पत्नी के मायके वालों को अपने ही दोस्तों से ज्यादा अहमियत दे। ये सूचियां इतनी लंबी और बेतुकी हैं कि साफ पता चलता है कि ये पर्सनैलिटी असल जिंदगी के लोगों पर किस हद तक अपनी काल्पनिक उम्मीदें थोपती हैं। और जब ये मूनलाइट वाली काल्पनिक दुनिया डे लाइट की असलियत से टकराती है तो क्या होता है? एक बहुत ही सटीक उदाहरण देखिए। एक डॉक्टर बेटा अपनी बीमार मां को बुखार की गोली देता है और काम करने अपने क्लिनिक चला जाता है। यह है प्रैक्टिकल केयर यानी डे लाइट। लेकिन मां की इमोशनल मांग या मूनलाइट यह है कि बेटा अपना पूरा क्लिनिक और काम छोड़कर रात भर बस उसके सिर को सहलाता रहे। इस पर्सनैलिटी को सूदिंग यानी सिर सहलाने वाले उस भावनात्मक स्पर्श की सख्त जरूरत होती है, और प्रैक्टिकल या तार्किक बातें उन्हें बहुत ही गहरी ठेस पहुंचाती हैं। और जब ये ध्यान और प्यार उन्हें नहीं मिलता ना, तो उनका व्यवहार बेहद अजीब हो जाता है। एक स्पेसिफिक रूब्रिक है, पुलिंग फेदर्स आउट ऑफ बेड, मतलब तकिए या गद्दे से रुई या पंख नोचना। आप देखें, ये एक छोटे बच्चे के लिए तो खेल हो सकता है, लेकिन जब कोई बड़ा इंसान सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ऐसी बचकानी हरकतें करता है, तो ये एक ट्रैजिक इडियोसी या मानसिक विक्षिप्तता बन जाती है। ये साफ दिखाता है कि उनका भावनात्मक विकास कहीं रुक सा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। भाग 4, प्रमुख शारीरिक लक्षण जब शरीर मन की नकल करे। इन शारीरिक लक्षणों को ध्यान से देखिए। ये सिर्फ शारीरिक बीमारियां नहीं हैं, बल्कि ये सीधे तौर पर इंसान के इमोशनल स्टेट से जुड़ी हुई हैं। कोई भी भावनात्मक ठेस पहुंचते ही तुरंत पेट खराब हो जाना या डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस होना, बिस्तर की गर्मी से त्वचा पर भयंकर खुजली शुरू हो जाना, मूड का अचानक और बहुत तेजी से बदलना, और चाहे कुछ भी दे दिया जाए बस हर चीज से असंतुष्ट रहना, ये सारी चीजें हाईलाइट करती हैं कि शारीरिक तकलीफें उनकी मानसिक स्थिति से कैसे गहराई से बंधी हुई हैं। अब यहाँ जो बात सच में दिलचस्प है और इस स्लाइड में सोचने वाली है, वो ये है कि इस दवा का एक बहुत ही प्रसिद्ध शारीरिक लक्षण है मस्से, यानी वॉट्स और कॉन्स। लेकिन एक बहुत ही क्रूशल सवाल ये है कि आखिर इनके ये मस्से छूने पर इतने असामान्य रूप से दर्दनाक क्यों होते हैं? नॉर्मली मस्सों में इतना दर्द तो नहीं होता, तो फिर ऐसा क्यों? इसका जवाब बहुत ही पावरफुल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका भौतिक शरीर उनके मन का पूरी तरह से अक्स बन जाता है, उसे परफेक्टली मिरर करता है। जैसे उनका मन बेहद संवेदनशील, नाजुक और बाहरी दुनिया से हर्ट होने के डर से ग्रस्त है, ठीक वैसा ही उनका शरीर भी रिएक्ट करता है। जो मस्से दर्दनाक नहीं होने चाहिए, वे भी छूने मात्र से भयंकर दर्द करते हैं। यह वही बचपन का टच मी नॉट यानी मुझे मत छुओ वाला कोर साइकोलॉजिकल डर है, जो अब शरीर के हर पोर पोर में बस चुका है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर कोई मरीज पूरी तरह से सिर्फ चांद पर रहने की जिद कर रहा हो, एक अवास्तविक दुनिया में जीने की मांग कर रहा हो, तो एक प्रैक्टिशनर उसे दिन की रोशनी में यानी प्रैक्टिकल दुनिया में आराम से चलना कैसे सिखा सकता है? इस गहरी मनोवैज्ञानिक पहेली को समझना ही इस पैथोलॉजी का असली इलाज है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने हम सभी को इन इंसानी जटिलताओं पर गहराई से सोचने के लिए जरूर मजबूर किया होगा।